फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में थोड़ी अनोमली रह गई, पता नहीं क्या हुआ, मोबाइल बंद हो गया इसलिए पूरा नहीं हो पाया था। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ आपको कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है। तो नेचर में पहले हमने बताया था आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसमें प्रेसिडेंट की अपना अलग रोल है, उसका इलेक्शन अलग होता है, उसका इम्पीचमेंट अलग होता है, और पार्लियामेंट का एक अलग रोल है, पार्लियामेंट की अलग एंटिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर की अलग एंटिटी होती है। तो डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। जहाँ तक रिपब्लिक का सवाल है वो प्रेसिडेंट से डिटरमिन होता है, और जहाँ डेमोक्रेसी का सवाल है वो पार्लियामेंट कम प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिसाइड होती है। और इसके बाद यहाँ तक हमने डिस्कस किया था, और इसके बाद दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी डिसाइड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना था, इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी। तो मैंने बताया था जैसे कल आपको कि इसका पर्पस जो था टू अटेन द सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल जस्टिस। सोशल इकोनॉमिक पहले है, इंडिविजुअल बाद में है। जहाँ तक सोशल, आप देखिए प्रेम्बिल में तीनों वर्ड आए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जब सोशल इकोनॉमिक की बात करते हैं, इसका मतलब सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि भारत की सोसाइटी एक गरीब सोसाइटी थी, अनइक्वल सोसाइटी थी। इसलिए पहला पार्लियामेंट के पास जो काम था, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो अटेंशन था, ये था कि यहाँ के लोगों को अनइक्वलिटी से फ्रीडम दिलाई जाए। यहाँ की जो कास्ट सिस्टम है, कम्युनल सिस्टम है, यहाँ जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उनको भी फ्री किया जाए गुलामी से। और इसीलिए सोशल इकोनॉमिक वर्ड पहले आया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला एम्फेसिस है कि पहले सोशल जस्टिस देना, इसके साथ इकोनॉमिक जस्टिस देना, और तब इंडिविजुअल जस्टिस देना। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस आती है स्टेट से, गवर्नमेंट से, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सरकार की भूमिका इसमें होती है, और इसीलिए आप देखेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट्स डिफरेंट तरीके से इस रोल को प्ले करती है। जहाँ तक इंडिविजुअल जस्टिस की बात है तो वो पर्सनल एजुकेशन, जो दो लोगों के बीच में विवाद होता है वो जाता है कोर्ट में, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक के लिए इसका प्रोविज़न दिया गया है। तो हम जब डिस्कस करते हैं बेसिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो प्रेम्बल तो आपने देख ही लिया। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का जब रिपब्लिक बना था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जमींदारी सिस्टम, और इसीलिए हमने पहला अमेंडमेंट 1951 में किया, जिसके थ्रू आर्टिकल 31A, 31B, 31C जोड़ा, और 9 शेड्यूल में बाद में जोड़ा हमने, जिसका पर्पज़ ये था कि जो ज़मीनें बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास हैं, ज़मींदारों के पास हैं, उनको स्टेट एक्वायर करे या रिक्विजिशन करे, और उन ज़मीनों को लेकर के पुअर के लिए, डिप्रेस के लिए, या जो सोशल पर्पज़ हैं, हेल्थ पर्पज़ हैं, जैसे हॉस्पिटल है, सरकारी कंपनियां हैं, उनको बिल्ड करना ताकि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, हेल्थ मिले, और रोटी कपड़ा मकान की जो उनका झंझट है उससे वो फ्री हो सके। तो ये अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और इसी अमेंडमेंट के बाद आपने देखा था पहला जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया था 1950 में, जिसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। जमींदारी एबोलिशन एक्ट बहुत बड़ा काम था, उतना ही बड़ा काम था जितना, उससे बड़ा काम था जितना बड़ा नोटबंदी का। इसके बाद फिर अलग प्रोविजन आप देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न अलग से दिए गए हैं, दोनों प्रोविज़न में, फंडामेंटल राइट में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, 16, 17, 23 एंड 24 दिया गया है फंडामेंटल राइट में। लेकिन बात सोशल जस्टिस की करता है, बात लेबर की करता है, चाइल्ड लेबर की बात करता है, बॉन्डेड लेबर की बात करता है। और अल्टीमेटली आप देखेंगे आर्टिकल 15(2) में कास्ट, सेक्स के बेसिस पर ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तो इसी के बेसिस पर, आर्टिकल 15(2) के बेसिस पर हमारी पार्लियामेंट कई लॉज बनाए, जिनमें पहला लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का। इसके बाद SC/ST एक्ट बना। इसके बाद अभी हाल देखिए 2014 में, 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बना। प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन 2009 का बना अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारे लॉज कहाँ से बन रहे हैं? इन सारे लॉज का सोर्स आर्टिकल 15 है। इसके अलावा स्टेट की पॉलिसी सोशल जस्टिस के लिए एडिशन में
बनी फॉर रिजर्वेशन। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन, सर्विसेज में भी रिजर्वेशन, जिसके लिए आर्टिकल 15(3) लाया गया पहले, फिर आर्टिकल 15(4) लाया गया। आर्टिकल 15 क्लास 3 के थ्रू वीमेन को रिजर्वेशन दिया गया। आर्टिकल 15(4) में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। और आर्टिकल 16(3), 4, 4A जो बाद में जोड़े गए, इनमें उन क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया जो ऑलरेडी इंफीरियर पोजीशन में थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टेट की कंपल्सन्स अलग होते हैं, इसलिए प्रमोशंस में भी कुछ सीमा तक, कुछ कंडीशन में रिजर्वेशन के प्रोविजंस लागू होते हैं। अब ये जो प्रोविजन दिए गए हैं, आप देखेंगे इसके साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कह रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का स्पेशली आर्टिकल 39 ये सोशल इकोनॉमिक प्रोविज़न है। ये सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है। ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सारे क्लासेस में ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये वही बात करता है जो फंडामेंटल राइट या पार्ट 3 में आर्टिकल 14 दैट इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस की बात करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल से लेकर के प्रोविजंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ राइट्स, इक्वलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ सोशल जस्टिस। इस जस्टिस सबको मिले और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस स्टेट दे, भले देश सवेर होता हो, डिपेंड्स अपॉन रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट। जैसे आपने देखा कोविड के टाइम में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने गरीबों को, सभी को अनाज दिया, रोटी दिया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, घर घर योजना, बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है जो आर्टिकल 15 जिसका सोर्स है। और अगर आर्टिकल 15 न होता तो शायद ये स्कीम का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सोर्स है स्टेट के पास नहीं होता। तो अभी आप देखिए कि जो सोशल स्कीम्स हैं वो फंडामेंटल राइट को भी गवर्न कर रही है और सोशल राइट्स को भी गवर्न कर रही हैं। फंडामेंटल राइट इसलिए क्या हर का राइट है, जो फंडामेंटल राइट आपका है वही दूसरे का भी है, तीसरे का भी है। और सोशल राइट इसलिए है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे रही है, और इसलिए दे रही है क्योंकि स्टेट की लायबिलिटी है, उनकी मजबूरी है देना। आगे चल कर के आपने देखा कि 25th अमेंडमेंट हुए सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को एलिवेट करने के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में इसको वैलिड डिक्लेयर किया। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों का पर्पस ये है टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। तो फंडामेंटल राइट मतलब पार्ट 3 और पार्ट 4 एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों को एक साथ इंटरप्रेट किया जाना जरूरी होता है, ताकि हर तरह की जस्टिस लोगों को मिल सके। जहाँ तक इंडिविजुअल जस्टिस की बात है वहाँ डिस्कस हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोर्ट का काम होता है, जिसके लिए प्रोविजंस दिया गया है आर्टिकल 32 में, 226 में, 136 में, 142 में, 137 में, बहुत सा 134, 32 to 134 में ये प्रोविजंस अपील से रिलेटेड भी है, ऑर्डिनल जुरिसडिक्शन रिलेटेड भी है। तो हम यहाँ केवल हम ये बता रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्ट है हर तरह के जस्टिस में एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो ये हमारा जो दूसरा एस्पेक्ट था आज लेक्चर का, ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा जो पर्पज़ है, दूसरा ऑब्जेक्ट, नेचर का दूसरा पार्ट है टू प्रोवाइड वेलफेयर स्टेट, टू प्रोवाइड रोटी कपड़ा मकान एंड डिग्निफाइड लाइफ, जो आर्टिकल 21 का पार्ट भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी पार्ट है। इसके अलावा आर्टिकल 14, 15, 16 का भी पार्ट है। थैंक यू।